We were discussing about the maturation of human oocyte. आप लोगों ने बेटा पीछे देखे हैं सारे टॉपिक्स, किसी में कोई प्रॉब्लम है तो पूछें। मियोसिस का समझ आ गया था आपको सारा? Yes, ma'am. Today we are going to start the reinitiation of mammalian meiosis. हमने ये देखा था कि एक ओवरी के अंदर लार्ज नंबर ऑफ प्राइमोडियल फॉलिकल्स आर प्रेजेंट। जी थोड़ा सा रिपीट करेंगे, व्हाट इज द प्राइमोडियल फॉलिकल? क्या होता है प्राइमोडियल फॉलिकल? मैम प्राइमोडियल फॉलिकल वो होता है कि जिसके अंदर oocyte जो होता है वो इन्वेलप्ड होता है, सेंटर में oocyte होता है और उसके आउटसाइड जो है वो सिंगल लेयर होती है ग्रेन्युलोसा सेल्स की, और हमारे पास थिकल सेल्स उसको सराउंड किए होते हैं। रेगुलरली अरेंज्ड जो है वो थिकल सेल्स होते हैं। मतलब ये है कि बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, सेंटर में वो साइट, एक लेयर कम अज कम ग्रेनुलोसा की, और लूजली अरेंज्ड जो है थिकल सेल्स। इसमें हमने ये पढ़ा था कि पीरियोडिकली ह्यूमंस में ये फॉलिकल्स जो हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी मैच्योर होना शुरू होते हैं। जो वो साइट है ड्यूरिंग द मैच्योरेशन इट अंडरगोज अ 500 फोल्ड इंक्रीज इन वॉल्यूम। वो साइट प्रेपरेशन करता है फर्टिलाइजेशन की उस पूरे साइकिल के दौरान, जिसमें उसका वॉल्यूम जो प्राइमोडियल फॉलिकल के अंदर था वो उससे ऑलमोस्ट 500 फोल्ड बढ़ जाता है, इतना बड़ा साइज हो जाता है। जिसमें मतलब इन्होंने एक आपको एग्जांपल बताई है कि अगर उसका पहले 10 माइक्रोन मीटर डायमीटर था प्राइमोडियल फॉलिकल में, तो जब वो डेवलपिंग फॉलिकल होता है उसमें मैच्योरेशन हो रही है तो वो इट में इंक्रीज टू 80 माइक्रोन मीटर, 10 से 80 तक का मैक्सिमम उसका जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ये रीइनिशिएशन कैसे होती है मैमेलियन मियोसिस की? व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रीइनिशिएशन? Concomitant with oocyte growth is an increase in the number of granulosa cells। जहाँ हम ये पढ़ रहे हैं कि oocyte की ग्रोथ शुरू हो जाती है, उसके साथ ही जुड़ा हुआ होता है एक और फैक्टर, दैट इज द प्रोलिफरेशन इन द नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। जो सराउंडिंग में सोमैटिक सेल्स हैं उनका नंबर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। विच फॉर्म कंसेंट्रिक लेयर्स अराउंड द oocyte। पहले हमने ये पढ़ा था कि एक लेयर होती है, अब उस एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, कंसेंट्रिक लेयर, मतलब ये तरतीब से लेयर्स की तादाद जो है वो ग्रेनुलोसा सेल्स की वो बढ़ती जाती है। दिस प्रोलिफरेशन ऑफ ग्रेनुलोसा सेल इज mediated by a paracrine factor GDF9, a member of growth triploblast growth factor beta family। बेसिकली आपने अभी हमने वहाँ तक पहुँचे नहीं है। फर्टिलाइजेशन के बाद जब डेवलपमेंट शुरू होती है तो डेवलपमेंट इज अंडर द रेगुलेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मार्फोजेंस। वो मार्फोजेंस जो होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो एक नॉर्मल मॉर्फोलॉजी को जनरेट करेंगे। और वो मार्फोजेंस कहाँ से रिलीज होती हैं? वो मार्फोजेंस जो हैं दे आर रिलीज्ड फ्रॉम सम टाइम द सेम सेल विच इज going to be modified, sometime they are released from the neighbor cells, or sometime they are released from the cells which are far away from this cell। हम किसी एक टिश्यू की अगर प्रोलिफरेशन की बात करें, एक टिश्यू की ऑर्गेनोजेनेसिस की बात करें, तो उसकी ऑर्गेनोजेनेसिस जो है वो डिपेंड कर रही होती है, उसकी नॉर्मल मॉर्फोलॉजी की डेवलपमेंट डिपेंड कर रही होती है कुछ ऐसे प्रोटीन्स पर जो वो खुद रिलीज करता है। वो प्रोटीन्स जो वो खुद रिलीज करेगा दे आर नोन एज द ऑटोक्राइन फैक्टर्स। इसी तरह से कुछ प्रोटीन्स ऐसे होंगे जो उसका कोई नेबर सेल रिलीज करेगा और वो उसको रेगुलेट करेंगे, उसकी फंक्शनैलिटी को वो कंट्रोल करेंगे, उसकी शेप कैसी बननी चाहिए इसको कंट्रोल करेंगे, उसे माइटोसिस में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए उसको कंट्रोल करेंगे। तो ऐसे फैक्टर्स जो नियर बाय सेल रिलीज कर रहे हैं, हमसाया सेल रिलीज कर रहे हैं और अपने ही हमसाया सेल को रेगुलेट कर रहे हैं, दोज फैक्टर्स आर नोन एज पैराक्राइन फैक्टर्स। उन पैराक्राइन फैक्टर्स में मतलब आपने याद रखना है कि दीज आर द फैक्टर्स विच रेगुलेट द डेवलपमेंट ऑफ नियर बाय सेल्स। जबकि कुछ ऐसे होते हैं फैक्टर्स
जो एक सेल रिलीज करता है और कोई बहुत दूर बैठा सेल उसकी वजह से रेगुलेट होता है, दे आर नोन एज द जेक्स्टाक्राइन फैक्टर्स। मतलब ये है कि वो अपने सोर्स से दूर कहीं जाकर एक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रेनुलोसा सेल्स की प्रोलिफरेशन है वो उसके इर्द गिर्द से ही उसको इंड्यूस की जा रही है। उसमें ओवोसाइट की तरफ से भी इंडक्शन हो सकती है, थीका सेल्स की तरफ से भी इंडक्शन हो सकती है ग्रेनुलोसा के लिए। क्या उसको कौन सी चीज़ है, दैट इज अ प्रोटीन विच इज नोन एज GDF9। बेसिकली ये GDF9 जो है ये एक ऐसी प्रोटीन फैमिली का मेंबर है जिसे ट्रिप्लोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर कहते हैं, समटाइम ट्रोफोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर कहते हैं, और समटाइम दिस इज द टिश्यूज ग्रोथ फैक्टर बीटा फैमिली। मतलब ये ऐसे प्रोटीन्स हैं जो ड्यूरिंग डेवलपमेंट टिश्यूज की स्पेसिफिक मॉर्फोजेनेसिस के लिए उसकी रेगुलेशन के लिए बेसिक रोल प्ले कर रहे हैं। वो पूरी फैमिली का नाम है। उस फैमिली में से एक मेंबर जो है GDF9, दैट इज द पैराक्राइन फैक्टर विच रेगुलेट द प्रोलिफरेशन ऑफ ग्रेनुलोसा सेल। उसकी वजह से ग्रेनुलोसा सेल्स के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन होती है, उसका माइटोसिस शुरू हो जाती है, उसका रिस्पॉन्सिबल जो है दैट इज GDF9। थ्रू आउट दिस ग्रोथ पीरियड द oocyte रिमेन्स इन द डिक्टिएट स्टेज। जब उसमें ग्रेनुलोसा सेल में प्रोलिफरेशन हो रही है, उनका नंबर इंक्रीज कर रहा है, उस दौरान oocyte का न्यूक्लियस जो है वो डिक्टिएट स्टेज पर ही रहेगा, यानी वही डिप्लोइडियन स्टेज पर जिसमें एट द टाइम ऑफ बर्थ वो अरेस्टेड था। द फुली ग्रोन फॉलिकल thus contains a large oocyte surrounded by the several layers of granulosa cells। अब जो ग्रेनुलोसा सेल का नंबर इंक्रीज करने की वजह से फॉलिकल का साइज भी इंक्रीज कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इंक्रीज्ड फॉलिकल contain many layers of granulosa cells, और सेंटर में उनके oocyte है। oocyte भी इसमें अपने वॉल्यूम में इंक्रीज कर रहा है, दैट इज वाई इट इज कंपैरेटिवली लार्जर oocyte। जैसे हमने अभी यहाँ पर देखा था कि 500 फोल्ड वो इंक्रीज कर जाता है। तो इस जो बेसिकली फॉलिकल है वो भी इन दोनों की ग्रोथ की वजह से इंक्रीज कर जाता है। द इनर मोस्ट ऑफ दीज सेल्स विल स्टे विद द ओवल्यूटेड एग forming the cumulus which surrounds the egg in the oviduct। अब जो आपके पास फर्दर मतलब इसमें मैचुरेशन में जो चीज़ आएगी, जो उसकी शक्ल बनेगी, उसमें क्या होगा कि इधर की डायग्राम इसकी, जी ये वाली डायग्राम है, इसमें देखें these are 4 प्राइमोडियल फॉलिकल्स प्रेजेंट इन द ओवरी। ये प्राइमोडियल फॉलिकल अकेला करके आपको दिखाया हुआ है। सेंटर में वो साइट है, उसका अपना न्यूक्लियस है विच इज सेंट्रल इन पोजीशन, बाय ग्रेनुलोसा सेल्स हैं एंड मैनी लेयर्स ऑफ लूजली अरेंज्ड थीका सेल्स। अब इस स्टेज में देखें इनकी जब ग्रोथ हो रही है तो उसमें वो साइट का साइज भी थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, और उसके साथ साथ जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं उनकी भी यहाँ 2 लेयर्स बन चुकी हैं। जहाँ ग्रेनुलोसा सेल्स जो हैं वो कम्पैक्टली अरेंज्ड हो रहे हैं इन द कंसेंट्रिक लेयर्स, वहाँ थीका सेल्स जो हैं वो भी और ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं और ज़्यादा कम्पैक्ट लेयर्स बनाना शुरू कर देते हैं। ये वाला जो है फॉलिकल मजीद इसमें ग्रोथ हो चुकी है, मैनी ग्रेनुलोसा लेयर्स आर प्रेजेंट एंड मैनी थीका लेयर्स आर प्रेजेंट। उसके साथ साथ वो साइड का साइज जो है वो भी बढ़ गया है। यहाँ पर देखिए आप, थीका की लेयर्स और ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गई हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स और ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गए हैं। लेकिन यहाँ एक और चीज़, एक और फीचर जो इसमें प्रोमिनेंट होता है फॉलिकल में, वो ये होता है कि ग्रेनुलोसा सेल के अंदर लेयर्स के दरमियान स्पेस अपीयर होना शुरू हो जाती है। दिस स्पेस इज नोन एज एंट्रल स्पेस। ये एंट्रल स्पेस जो है बेसिकली इट इज़ प्रेपरेशन फॉर ओवल्यूशन। ये स्पेस जो है इस कॉम्पैक्ट टिश्यू से इस oocyte को अलहदा कर रही है, लूज कर रही है, ताकि ये ओवरी में से बाहर जा सके, निकल सके। फाइनली ये स्पेस जब oocyte कम्प्लीटली मैच्योर होता है तो इस oocyte को चारों तरफ से ये स्पेस जो है वो एनसर्कल कर लेती है, उसकी बाहर निकलना आसान हो जाता है। लेकिन स्टिल एट दिस स्टेज सम ऑफ द ग्रेनुलोसा सेल्स दे आर सराउंडिंग द oocyte। ये स्पेस है और जो बिल्कुल इमीडिएटली ग्रेनुलोसा सेल oocyte के साथ मौजूद हैं, दे आर द सेल्स विच मेक्स द क्यूमुलस। ये सेल्स जो हैं इस पूरे फॉलिकल के साथ, यहाँ पर देखें ये सेल्स ज़्यादा डेंस हैं, क्यूमुलस सेल्स, ये इसको जोड़े रखते हैं फॉलिकल के साथ,
और जो ये वाले सेल्स हैं जो जिनमें आप कह लें कि इरेगुलर सी डिटैचमेंट हो गई है स्पेस की वजह से, दे मेक्स द कोरोना रेडिएटा। क्यूमुलस ओवोफोरस, ओवोफोरस हम कहते हैं किसी ब्रांच को, क्यूमुलस का मतलब होता है ग्रुप, ग्रुप ऑफ दो सेल्स विच मेक्स अ स्टार्क विद द फॉलिकल, एक डंडी की तरह उसे जोड़े हुए होते हैं, दे आर द क्यूमुलस ओवोफोरस। और वो ग्रेनुलोसा सेल जो एंट्रम की वजह से वो साइड के साथ रह जाते हैं, दे मेक्स द कोरोना रेडिएटा। ये वाला फॉलिकल जो है इसे मैच्योर फॉलिकल कहते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं उस साइंटिस्ट की वजह से जिसने पहली मरतबा इसकी स्पेसिफिक अरेंजमेंट को डिस्क्राइब किया था। इसमें ये वाले सेल्स जो हैं सराउंडिंग में, दे आर द थीका सेल्स, ये इलोंगेटेड स्पिंडल शेप्ड सेल्स होते हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की भी एबिलिटी होती है और हार्मोन सिंथेसाइज करने की, स्टीराइडोजेनेसिस की भी एबिलिटी होती है। दिस वन इज द ओसाइट। अगर आप इससे कंपेयर करें तो इसका साइज जो है वो खासा बड़ा है एज कम्पेयर टू द ओसाइट प्रेजेंट इन द प्राइमरी फॉलिकल। इसका ये न्यूक्लियस है, इसमें आप देखें, और उसके साथ साथ इट इज सराउंडेड बाय ग्रेनुलोसा सेल्स। ग्रेनुलोसा सेल्स की यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है, सेपरेट हो गए हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्पेस इज नोन एज एंट्रम। और एंट्रम जो है इट इज फिल्ड विद द फ्लूइड that is made up of the secretions of these granulosa cells and the theca cells. That fluid is known as the antral fluid. ये वाला फॉलिकल जो बिल्कुल मैच्योर हो चुका है दैट इज नोन एज द ग्रेफियन फॉलिकल। अब जो ह्यूमन फीमेल में पूरा साइकिल है, जैसे हमने उस दिन कहा था कि मैक्सिमम 29.5 डेज का साइकिल होगा, तो उसमें कोई एक या दो प्राइमोडियल फॉलिकल में ये चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं और पूरे साइकिल के एंड तक एट द स्टेज ऑफ एवोल्यूशन, यानी उस साइकिल का बिल्कुल मिड आ जाता है 15th और 14th डे ऑफ दैट साइकिल, व्हेन दिस एग इज रेडी टू रिलीज फ्रॉम द ओवरी। इस स्टेज को जब ये एग बाहर निकल आएगा ओवरी से, इसे ओवल्यूशन कहते हैं। तो 14 और 15 डेज आर रिक्वायर्ड फॉर द मैचुरेशन ऑफ दिस ओसाइट। प्राइमोडियल फॉलिकल से लेकर ग्रेफियन फॉलिकल तक बनने का जो टाइम पीरियड है वो सारा इसकी मैचुरेशन कहलाता है। उसमें जो वेरियस चेंजेस आती हैं वो हमने अभी डिस्कस की। इसमें कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो आप इसमें पूछ लें इसी पॉइंट पर ही, और अगर समझ आ गया तो वेल एंड गुड। जी, यहाँ पर इस फैक्टर की वजह से ग्रैनुलोसा सेल में चेंजेस आई। जी बेटा, मैम जोना पेलुसिडा का दोबारा बता दें। जोना पेलुसिडा का तो अभी मैंने जिक्र ही नहीं किया, वहाँ तक तो हम अभी पहुँचे ही नहीं है। मैंने तो आपको ये बताया है कि फॉलिकल जो है बेसिकली वो मैच्योर हो गया है प्राइमरी फॉलिकल से, दैट इज कन्वर्टेड इनटू द टर्शरी फॉलिकल। जोना पेलुसिडा या ओवोसाइट का स्ट्रक्चर तो अभी हमने डिस्कस ही नहीं किया कि ओवोसाइट में क्या चेंजेस आती हैं। हमने ये देखा है कि इस साइकिल में फॉलिकल जो है वो मैच्योर होता है। इट इज द प्राइमोडियल फॉलिकल व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द ओवरी। प्राइमोडियल फॉलिकल से वो प्राइमरी फॉलिकल बनता है जब उसे बाहर से स्टिमुलस मिलना शुरू होता है और वो मैच्योरिटी की तरफ जाने लगेगा। प्राइमरी फॉलिकल में जब ये स्पेस अपीयर होना शुरू हो जाती है बिटवीन द ग्रैनुलोसा सेल्स, यहाँ पर देखें ये एंट्रम ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तब हम इसे सेकेंडरी ओवोसाइट कहते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। और जब वो बिल्कुल कंप्लीटली रेडी होता है कि उसमें से ओवोसाइट रिलीज हो जाए, देन इट इज़ नोन एज द ग्रेफियन फॉलिकल। यहाँ पर हमने सिर्फ फॉलिकल को स्टडी किया है, हमने ओवोसाइट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक उसमें डेवलप हुए हैं, क्या क्या चेंजेस आई हैं, वो चीज़ें हमने डिस्कस अभी नहीं की। यहाँ तक ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर भी जब ये ओवोसाइट प्रेजेंट है, इट इज स्टिल एट डिक्टिएट स्टेज। ये अभी भी प्राइमरी ओवोसाइट ही है, जैसा ये एट द टाइम ऑफ बर्थ इसके अंदर पैक हुआ था। न्यूक्लियस की स्टेट जो है स्टिल इट इज सेम। जो उसका वॉल्यूम बढ़ा है वो उसके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स की वजह से बढ़ा है। जो उसके क्रोमोसोमल कंटेंट्स हैं दे आर स्टिल एट द डिक्टिएट स्टेज। जब वो ओवल्यूशन में जाएगा, अगली स्टेज में जाएगा, देन इट विल कंप्लीट इट्स फर्स्ट म्योसिस। उस स्टेज पर उसमें म्योसिस कंप्लीट होगी। द इनर मोस्ट ऑफ दीज सेल्स विल स्टे विद द ओवल्यूटेड एग। जब ये एग में से एग जो है ओवरी में से बाहर आ जाएगा तो इसके साथ जो ग्रैनुलोसा सेल जुड़े रहेंगे उनको हम क्यूमुलस कहते हैं। वी सराउंड्स द एग इन द ओविडक्ट, ओविडक्ट तक ये उसके साथ रहते हैं। इन एडिशन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ फॉलिकल एंड एंट्रम फॉर्म्स
जब फॉलिकल मैच्योर हो रहा होता है तो उसमें एक स्पेस बनती है जिसे एंट्रम कहते हैं, एंड बिकम्स फिल्ड विद अ कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ प्रोटीन, हार्मोन एंड अदर मॉलिक्यूल। इसके अंदर मुख्तलिफ तरह की सिक्रीशंस जमा हो जाती हैं। वो सिक्रीशन में मुख्तलिफ तरह के प्रोटीन्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, कुछ और मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो सिक्रीशंस हैं कलेक्टिवली दे मेक्स द एंट्रल फ्लूइड। Just as the maturing oocytes synthesize paracrine factors that allow the follicle cells to proliferate, the follicle cells secrete growth and differentiation factors. अब जब हमने अभी पढ़ा था कि जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं उनको कुछ पैराक्राइन फैक्टर्स जो हैं वो रेगुलेट कर रहे होते हैं, उनको कह रहे होते हैं कि तुम डिवाइड करो। ये पैराक्राइन फैक्टर्स जो हैं वो साइट रिलीज कर रहा है मेनली। थीका सेल्स भी रिलीज करते हैं, लेकिन वो साइट जो इसकी सिक्रीशंस का भी मेजर रोल है फॉर द मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल्स। उसके बाद जब वो फॉलिकल सेल्स नंबर में बढ़ जाते हैं तो वो फॉलिकल सेल्स नतीजे में क्या करते हैं, दे रिलीज द डिफरेंशिएशन फैक्टर्स। अब उनमें से ऐसे प्रोटीन रिलीज होना शुरू हो जाएंगे जो इस ओवोसाइट को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट का मतलब क्या है, फर्दर इसकी मियोसिस जो है वो कंप्लीट करवाएंगे। जैसे ये टीजीएफ है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, B2, BGF, लेप्टिन, ये इस तरह के प्रोटीन्स हैं जो ग्रेनुलोसा सेल से रिलीज होंगे, दैट अलाउ द oocyte टू ग्रो एंड ब्रिंग ब्लड वेसल्स इनटू द फॉलिकुलर रीजन। इनकी वजह से क्या डिफरेंशिएशन आएगी कि oocyte का साइज और ज़्यादा बढ़ेगा और फॉलिकल के अंदर मजीद ब्लड वेसल्स डेवलप होंगी, ब्लड वेसल्स की भी प्रोलिफरेशन होगी, ताकि उसका साइज बड़ा हो रहा है तो उसके हर सेल तक न्यूट्रिशन और ये फैक्टर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जा सकें। oocyte are maintained in the dictyate stage by the ovarian follicle cells। ये फॉलिकल सेल्स जो हैं, ये ग्रेनुलोसा सेल्स, ये उसको इस स्टेज पर रोके रखते हैं, डिक्टिएट स्टेज पर ही उसको किए रखते हैं ताकि ये फर्दर इस इनसाइड द ओवरी अपनी मैच्योरेशन आगे ना बढ़ा सके। द रिलीज फ्रॉम दिस डिक्टिएट स्टेज and the reinitiation of the meiosis, they are driven by luteinizing hormone from the pituitary। इस स्टेज से इसको oocyte को कौन निकालता है, that is the secretion from the pituitary gland and it is the luteinizing hormone। pituitary gland से रिलीज होने वाला luteinizing hormone, उसकी कंसंट्रेशन जब ब्लड में हाई एनफ होगी तो उसके नतीजे में ये सेल अपनी मियोसिस को री इनिशिएट करेगा, यानी डिक्टिएट के बाद प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट करेगा, मेटाफेज फर्स्ट कंप्लीट करेगा, टीलोफेज फर्स्ट कंप्लीट करेगा, and it will complete its first meiosis and enter into the second meiosis। The pituitary hormone is received by the granulosa cells of the ovary। अब ये LH हार्मोन जो है पिट्यूटरी ने रिलीज कर दिया। पिट्यूटरी ग्लैंड आपको पता है कि हेड रीजन में प्रेजेंट है, ब्रेन के नीचे ये मौजूद होता है। वहां से सर्कुलेटरी सिस्टम में जब LH आएगा तो ओवरी के अंदर मौजूद ग्रेनुलोसा सेल्स के ऊपर इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। बाकी कोई सेल्स बॉडी में ऐसा नहीं है जो LH को रिस्पॉन्स करेगा। द ग्रेनुलोसा सेल्स दे हैव रिसेप्टर्स, उनके साथ आकर ये LH बाइंड करेगा एंड द ग्रेनुलोसा सेल सेंड अ पैराक्राइन or juxtacrine signals that induce activation of mitosis promoting factor in the oocyte। अब जब ग्रेनुलोसा सेल को आकर LH ने स्टिमुलेट किया, उसके नतीजे में ग्रेनुलोसा सेल्स जो हैं वो ऐसा केमिकल रिलीज करेंगे विच एक्ट लाइक अ सिग्नल। वो जाकर स्टिमुलेट करेगा, एक्टिवेट करेगा किस चीज को, माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर प्रेजेंट इन द oocyte। oocyte के अंदर मौजूद एक कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर। इट इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स। इसकी डिटेल आगे हम पढ़ते हैं। ये इन सिग्नल्स की वजह से माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाएगा और इसकी एक्टिवेशन जो है, जैसे हमने पढ़ा कि सेकेंड मियोसिस जो है दैट इज लाइक द माइटोसिस, उसमें वही इवेंट्स लाएगी वो साइट में जैसे कि माइटोसिस की वजह से होने चाहिए। Meanwhile, the growing oocyte is actively transcribing genes whose products are necessary for cell metabolism, for oocyte-specific processes, and for early development before the zygote-derived nuclei begin to function। अब ये बहुत ही important पैराग्राफ है। You must remember कि ये वो साइट जो है फर्टिलाइजेशन से पहले ही प्रेपरेशन कर रहा है फॉर द फर्टिलाइजेशन। उसके अंदर तैयारी हो रही है ताकि अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है तो बाद में होने वाले इवेंट्स को वो कॉप कर सके। उसके लिए क्या होगा, उसमें वेरियस टाइप ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर्ड कोई एंजाइम्स हैं, कोई प्रोटीन्स हैं, उनकी तैयारी शुरू हो जाएगी।
उनके जीन्स को वो ट्रांसक्राइब करने लगेगा। oocyte के अपने स्पेसिफिक प्रोसेसेस जो हैं, oocyte स्पेसिफिक प्रोसेस से मुराद ये है कि फर्टिलाइजेशन के लिए कुछ रिकग्निशन मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं जो उसमें स्पर्म को रिकग्नाइज करना है और फर्टिलाइजेशन को अलाउ करना है, वो वाले मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस। और अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो फर्टिलाइज होते साथ ही उसके अंदर जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन शुरू नहीं हो जाती, उसने उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करना है, उसको मॉर्फोजेंस प्रोवाइड करने हैं। तो जब तक जाइगोट के अपने न्यूक्लियाई जो हैं वो फंक्शन शुरू नहीं करते, उस वक्त तक की अर्ली डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए जो जो मॉलिक्यूल चाहिए उन सब की ट्रांसक्रिप्शन यानी उनकी जीन्स जो हैं वो काम करना शुरू कर देती हैं, वो प्रोटीन बनाने की तैयारी शुरू कर देती हैं। उसमें से कुछ जीन्स जो हैं वो मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस तक ही उनका काम होता है, कुछ जीन्स ऐसी हैं जिनसे कम्प्लीटली प्रोटीन सिंथेसिस करने के बाद उनको प्रोटीन्स को स्टोर कर लिया जाता है। तो बेसिकली oocytes स्टार्ट प्रेपरेशन फॉर फर्टिलाइजेशन। मिसाल के तौर पर माइस में जैसे वो कह रहे हैं, फॉर इंस्टेंस द ग्रोइंग डिप्लोटीन oocyte इज एक्टिवली ट्रांसक्राइबिंग द जीन फॉर जोना पेलुसिडा प्रोटीन्स। माइस के अंदर इसी तरह से ह्यूमन बीइंग में भी ऐसे ही होता है कि जब ये oocyte मैच्योर हो रहा है, उसमें जो उस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है वो हो रही होती है एक स्पेसिफिक प्रोटीन की जिसका नाम है जोना पेलुसिडा प्रोटीन। जोना पेलुसिडा इज द लेयर विच इज प्रेजेंट अराउंड द oocyte, और ये लेयर बनती है 3 स्पेसिफिक प्रोटीन से, ZP1, ZP2 एंड ZP3। कलेक्टिवली दे आर नोन एज द जोना प्रोटीन। ये पूरी फैमिली है प्रोटीन्स की, और इनमें से आगे ये 3 कंपोनेंट्स हैं जिनकी कंसंट्रेशन जोना पेलुसिडा ऑफ oocyte में ज़्यादा पाई जाती है। मोरओवर दीज जीन्स आर ट्रांसक्राइब्ड ओनली इन द oocyte। ये oocyte स्पेसिफिक प्रोसेसेस में आता है, बाकी किसी सेल के बाहर जोना पेलुसिडा नहीं होती। तो ये जीन जो है ये सिर्फ oocyte में ट्रांसक्राइब्ड होती है and not in any other cell type, as the proteins essential for fertilization are being synthesized। इस स्टेज पे सिर्फ वही प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे हैं जो फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है, और इनमें से ये ZP3 प्रोटीन्स खास तौर पर ऐसा प्रोटीन होता है जो गैमीट रिकग्निशन के लिए यूज होता है, जिसके साथ आकर स्पर्म जो है वो बाइंड कर सकता है और तब फर्टिलाइजेशन को अलाउ किया जाता है। तो इसी स्टेज पर जब ये oocyte मैच्योर हो रहा है, इट इज सिक्रेटिंग अ लेयर अराउंड इटसेल्फ। ये पूरी लेयर जोना पेलुसिडा कहलाती है, और इस लेयर के अंदर 3 स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जो कि स्पीशीज स्पेसिफिक भी होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो माइस में प्रेजेंट हैं, कुछ ऐसे हैं जो ह्यूमंस में प्रेजेंट हैं, कुछ ऐसे हैं जो किसी और प्राइमेट में प्रेजेंट होंगे। तो ये प्रोटीन्स जो हैं ये इनकी कितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए ये भी डिफरेंट स्पीशीज में वेरी करती है, बट कलेक्टिवली दे मेक्स अ फैमिली ऑफ प्रोटीन्स which is known as the zona pellucida proteins. The fertilizable mammalian oocyte is arrested in second meiotic phase by mitosis promoting factor। हमने ये कहा कि LH के आने की वजह से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के आने की वजह से ग्रेनुलोजा सेल ने माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर रिलीज किया, जिसने जाकर oocyte के डिक्टिएट वाले न्यूक्लियस को वहाँ से निकाल दिया। उसने अपनी फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट कर ली और सेकेंड मियोसिस में वो सेल एंटर हो गया। जब वो सेकेंड मियोसिस में जाएगा तो वो उसको कंप्लीट नहीं करता, अगेन इट इज अरेस्टेड इन सेकेंड मियोसिस मेटाफेज। दोबारा जब वो मेटाफेज प्लेट की फॉर्म में क्रोमोसोम्स अरेंज होंगे तो वहाँ पे फिर ये रुक जाता है, एंड दिस स्टेज ऑफ oocyte इज नोन एज सेकेंडरी oocyte, जिसका न्यूक्लियस सेकेंड मेटाफेज पे अरेस्टेड होगा। दैट oocyte इज नोन एज द सेकेंडरी oocyte। और ये सेकेंडरी oocyte जो है, दिस इज oocyte नॉट द फॉलिकल। पीछे जो हमने डायग्राम डिस्कस की है वो सारी फॉलिकल के बारे में की थी। ऑलवेज रिमेंबर ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो मिक्स कर देते हैं फॉलिकल और oocyte को। ड्यूरिंग द मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल द न्यूक्लियस ऑफ oocyte वाज एट द प्राइमरी oocyte स्टेज। वो उसी स्टेज पर ही रहा, लेकिन एट द टाइम ऑफ ओवल्यूशन जब वो वहां से बाहर निकल आएगा, फॉलिकल तो मैच्योर हो गया था, फॉलिकल तो बर्स्ट कर जाएगा, फट जाएगा। oocyte जब उसमें से निकलेगा तब वो अपनी फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट करके सेकंड मियोसिस के मेटाफेज पर अरेस्ट हो जाएगा, एंड एट दैट स्टेज इट इज नोन एज द सेकेंडरी oocyte। As in amphibian oocytes, a cytostatic factor stabilize the cyclin B CDC2 mitosis promoting factor dimers।
हम ये पढ़ रहे थे कि जो इसका मेटाफेज पे हाल्ट होना है वो भी माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर की वजह से होगा। कैसे होगा, इसमें उन्होंने आपको एम्फीबियन ओवोसाइट की एग्जांपल दी है कि एम्फीबियन ओवोसाइट में ये माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर जो है ये दो मॉलिक्यूल आपस में मिलकर डायमर बना लेंगे। जब वो डायमर बन जाएंगे तो दे रिमेन इनएक्टिव, इसका मतलब है कि उसमें फर्दर माइटोसिस नहीं होगी। तो इसी तरह से मैमल्स में भी माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर की कोएगुलेशन हो जाएगी, या इसका सब यूनिट जो है ये सीडीसी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज और दूसरा यूनिट है इसका साइक्लिन बी, ये दो यूनिट्स मिलकर माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर बनाते हैं। मैमल्स में क्या होता है कि ये साइक्लिन बी जो है ये एक स्पेसिफिक टाइम के बाद डिग्रेड हो जाता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू साइक्लिन सी, साइक्लिन ए, यानी साइक्लिन बी जो है वो अवेलेबल नहीं होता। साइक्लिन बी और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज ये दोनों मिलकर माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर बनाते हैं। अगले लेक्चर में हम डिटेल से देखेंगे कि ये क्या चीज़ है माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर और इसकी डिग्रेडेशन कैसे होती है। अगर ये अवेलेबल होगा तो सेल माइटोसिस में एंटर होगा, अगर ये अवेलेबल नहीं है, इनमें दोनों में से कोई एक कंपोनेंट भी नहीं होगा तो सेल माइटोसिस में नहीं जाएगा। इसी तरह इस एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट हैं, इन्होंने दे शोड दैट द लॉस ऑफ साइटोस्टैटिक फैक्टर अकर्ड अपॉन एग एक्टिवेशन। जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होगा उस वक्त एग, उस स्टेप को हम एग एक्टिवेशन कहते हैं। स्पर्म की एंट्री से एग का जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जब एग एक्टिवेट होगा यानी फर्टिलाइजेशन का इवेंट हो जाएगा, उस वक्त ये माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर का डायमर जो है ये डिसोसिएट हो जाएगा, यानी इसका लॉस हो जाएगा। इसका लॉस होने का मतलब ये है कि फिर माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर इज अवेलेबल टू कंटिन्यू द माइटोसिस। दोबारा सेल में डिवीजन शुरू हो जाएगी क्योंकि आगे डेवलपमेंट के लिए सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट जो रिसर्चेस हैं उन्होंने उससे ये फाइंड आउट किया कि जो सेकेंडरी ओवोसाइट है उसमें मेटाफेज पर सेल का अरेस्ट होना जो है वो इस वजह से होता है कि उसके अंदर जो माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर है उसकी स्टेबलाइजेशन हो जाती है, वो डायमर बना लेता है, साइटोस्टैटिक फैक्टर बन जाता है, मतलब ये कि सेल को रोक लेता है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होती है, एग एक्टिवेशन हो जाती है, तो उससे ये साइटोस्टैटिक फैक्टर जो है ये इसका लॉस हो जाता है, ये दोबारा अपनी फंक्शनल स्टेट में आ जाता है और सेल दोबारा डिवाइड होने की एबिलिटी रखता है ताकि डेवलपमेंट के लिए नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज किया जा सके। तो बेसिकली जो एक्टिवेशन है सारी की सारी मैचुरेशन है वो साइट की, इट इज रिलेटेड टू द मैचुरेशन ऑफ फॉलिकल। यहाँ पर आप देखें फॉलिकल जो है वो साइज में बड़ा हुआ और इस स्टेज पर एग इज रेडी टू रिलीज फ्रॉम द ओवरी। यहाँ तक सारा का सारा जो न्यूक्लियस है वॉल्यूम उसका बेशक सेल का ग्रोथ किया, लेकिन न्यूक्लियस जो है दैट रिमेन एट द प्राइमरी ओवोसाइट स्टेज। फॉलिकल मैच्योर हो गया, ग्रेफियन हो गया। अब यहाँ से आगे जब इस ओवोसाइट में रिलीज होना है दैट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच, उसके लिए एलएच की जरूरत पड़ती है और एलएच आकर इसको जब रिलीज करवाएगा, साथ ही इसका न्यूक्लियस जो है वो एलएच की वजह से जो ग्रैनुलोसा सेल हैं वो माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर रिलीज करेंगे। वो इस न्यूक्लियस को फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट करवा के सेकेंड मियोसिस की मेटाफेज स्टेज पे अगेन अरेस्ट कर देगा। ऑलवेज रिमेंबर कि उस स्टेज पे जब ये वो साइट ओवरी में से बाहर आ जाएगा और ये अपनी फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट करके सेकेंड मियोसिस की मेटाफेज पे अरेस्टेड है, इट इज नोन एज सेकेंडरी ओवोसाइट। ये सेकेंडरी ओवोसाइट बनेगा, नॉट द सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल की पहचान क्या है? व्हेन द एंट्रल स्पेस अपीयर्स इन द फॉलिकल देन इट इज नोन एज द सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल क्या था? जिसमें ग्रैनुलोसा सेल्स जो उन्होंने अपना नंबर इंक्रीज करना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता देखें इसमें आपको स्पेस नजर आ रही है और ये स्पेस जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती जा रही है। तो जिसमें प्रॉपर स्पेस नजर आ रही है दैट इज द सेकेंडरी फॉलिकल। जिसमें कंप्लीट हो चुकी है ये स्पेस, ओवल्यूशन के लिए रेडी है, इट इज नोन एज द टर्शरी फॉलिकल या उसी को हम ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं। तो ये वाली सारी स्टेजेस जो हैं फॉलिकल की, during these stages the nucleus of the oocyte it remain at dictyate stage। फॉलिकल मैच्योर हुआ लेकिन न्यूक्लियस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब ये रेडी हो गया फॉर द रिलीज फ्रॉम द ओवरी, उस स्टेज पर फिर इसके न्यूक्लियस में चेंज आएगी। लेकिन इसी दौरान
ये इसका न्यूक्लियस जो है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। वो जो प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे हैं उनमें से एक स्पेसिफिक प्रोटीन को हमने डिस्कस किया, दैट प्रोटीन मेक्स द लेयर अराउंड द डेवलपिंग oocyte, दैट लेयर इज नोन एज द जोना पेलुसिडा। उस लेयर को प्रोटेक्टिव लेयर होती है इसकी, जोना पेलुसिडा कहते हैं, जिसके 3 स्पेसिफिक प्रोटीन हैं, ZP1, ZP2, ZP3, and these proteins they are required for gamete recognition। अपनी स्पीशीज के गैमीट को रिकॉग्नाइज करने के लिए इन प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। ये उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, एंड दे आर द इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स विच हेल्प इन द गैमीट रिकॉग्निशन। जी बेटा, यहाँ तक अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आई तो पूछें। सुन रहे हैं बेटा? आप लोगों को समझ आ गया सब कुछ? यस मैम, आ गया समझ। ठीक है, इसको पढ़ा करें डेली 7, ताकि आप अगर कोई चीज़ कोई कन्फ्यूजन है तो आप अगले दिन क्लास में पूछ सका करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। मैम फ्राइडे वाला लेक्चर तो सेंड कर दीजिए। तो मैंने लगाया हुआ है उस पर ड्राइव पे, यहाँ पे भी 2 दिन लगा रहा है लेकिन अपलोड ही नहीं हुआ व्हाट्सएप पे। अब मैंने ड्राइव पे लगाया, वैसे अपलोड पे हो जाता है तो फिर मैं शेयर करती हूँ लिंक उसका। ओके मैम, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।